नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 7073 का एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ब्रिटेन को ये लाने की, ब्रिटेन की संसद को पारित करके ये इंडिया में लाने की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महारानी जो हमारी ब्रिटेन की महारानी थी, उनके द्वारा ये अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो पूर्वी देशों के साथ जाके व्यापार करे। क्या उस समय जो स्टार्टिंग में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था वो 15 वर्षों के लिए दिया गया था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 7073 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इसे लाया गया, इसके पीछे का रीज़न देखें तो 4-5 रीजन आएंगे। पहला आया कि वेस्ट बंगाल में, यानी अभी तो वेस्ट बंगाल था, उस समय जो था वो बंगाल था, उस समय बंगाल में अकाल पड़ी। क्या 1769 में बारिश की कमी होने के कारण से अच्छे से बारिश नहीं हुई, जिस कारण से अकाल पड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा चढ़ा के लगाया। लेकिन चूँकि बंगाल की जो जनता थी वो खुद छोटी मोटी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असक्षम थी, तो वो कैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर सकती थी, इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी नहीं खरीद सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और व्यापार नहीं कर पाती थी। तो एक अकाल का पड़ना भी एक रीज़न माना जाता है। प्लस सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार का होना। जो वर्कर थे वो काफ़ी भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हो गए थे कि अचानक से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि के उपरांत अंग्रेज़ों को एक सक्सेस मिल गया भारत में, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते ही थे, साथ ही साथ वो अलग से भी अपने लिए ट्रेड करने लगे थे, अपने लिए पैसे मुनाफे कमाने लगे थे। तो तरह तरह के उनमें घपलाबाजी हो रही थी, तो ये भी रीज़न था। उसके साथ ही साथ था चाय के व्यापार में नुकसान ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहले जो था चाय पत्ती वो अमेरिका में जाके वो बिक्री करते थे, लेकिन डच जो थे उच्च क्वालिटी के चाय पत्ती का व्यापार अब करना उस टाइम तक सीख गए थे और वो व्यापार कर रहे थे अमेरिका के साथ। तो उनकी जो चाय पत्ती के गोदाम थे, वो चाय पत्ती जो थी वो गोदामों में सड़ रहे थे, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि इतनी जीत के बाद, इलाहाबाद की संधि के बावजूद उनको तो कंपनी और स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन उनकी कंपनी जो थी वो डगमगा रही थी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, तो फोर्थ पॉइंट था तरह तरह के युद्ध का होना, जैसे कर्नाटक का वॉर हो जाना, प्लस मैसूर का वॉर हो जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो हैदर अली के साथ चली 3 सालों तक। उसमें काफ़ी युद्ध में, जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, आर्थिक नुकसान हो चाहे सैनिक का नुकसान हो, तो उस कारण से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लॉस होना पड़ा था। और जहाँ ब्रिटेन की सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो टैक्स देती थी, उसके बदले में उस टाइम ऐसा आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उल्टा ब्रिटेन की सरकार से लोन लेना पड़ा। तो इस विषय पर ब्रिटेन सरकार जो सोची कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट कर देती है, तो इस कंपनी को क्यों ना अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेगुलेशन बनाया जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटेन की जो सरकार थी वो अपनी पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट पारित की और इसको भारत में भेजा गया, इसको, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से रेगुलेट करे, गाइडलाइन करे और उसको संभालें। तो इसमें क्या क्या था इसको हम लोग देखें। 4 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अकाल रीजन था, दूसरा था कर्मचारियों का भ्रष्टाचार होना, मतलब कर्मचारी जो थे वो मतलब कंपनी की तरफ से भी काम कर रहे थे और इसका निजी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड पॉइंट था चाय पत्ती के व्यापार में नुकसान। फोर्थ पॉइंट क्या था, मैसूर का युद्ध, तो कर्नाटक का युद्ध, ये था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इसके तहत जो गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल हो गया, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी था, पहले स्वतंत्र थी बंगाल से, लेकिन अब इसके अंडर में काम करेगी। तो ये बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। दूसरा रीज़न क्या था, ये द्वैध शासन, जो ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी, वो अब ख़त्म कर दिया गया। इसके तहत जो था एक ही जो इंसान है, एक ही जो गवर्नर जनरल जो है वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा, व्यापार को भी देखेगा, साथ ही साथ जो था
शासन भी चलाएगा इंडिया का, ठीक है। तो ये दोनों पावर जो है एक ही के पास चला गया। तो पहले जो था राजा लोग क्या करते थे, शासन देखते थे इंडिया के राजा लोग, और उसके बाद जो पैसे कलेक्ट करने का काम था वो अंग्रेज करते थे। तो डुअल गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर दिया गया। इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया, ताकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह से देखे और उसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वर्कर के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी डिसीजन ले रही है उसके बारे में कुल इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रिटेन की सरकार को दे सके, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्या था, तो इसके अलावा भी और क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया बंगाल में। और इसके जो पहले जो अंग्रेज़ थे वो कौन थे, एलिजा इम्फे, और इसके अलावा और 3 जो थे उनके सहायक जज थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, जो मेनली इस रेगुलेटिंग एक्ट का लाने का मुख्य उद्देश्य था, वर्कर जो थे, वर्करों पे पाबंदी लगाई गई कि वर्कर जो थे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेगी और बाहरी जो उपहार है, भेंट है, वो नहीं लेगी, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये इम्प्रूवमेंट लाया गया और देखा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी लगाया गया, जिसमें 24 मेंबर थे। वो देखेंगे कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, कंपनी कैसे काम करी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ब्रिटिश सरकार के पास जानी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे और नेक्स्ट और जितने एक्ट है उसको भी देखेंगे। ये पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो एक्ट लाए गए थे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।